प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिक शास्त्र का पाठ नंबर 2। तो इसमें हम किसके बारे में जानेंगे, तो जो भारत की संसद होती है ना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने किसकी चर्चा की थी, तो जो भारत में संसदीय प्रणाली है उसकी हमने चर्चा की थी, जिसके अंदर 3 बॉडीज आते हैं। कौन कौन से आते हैं बताएंगे जरा। एक तो सबसे पहले विधानमंडल आ जाता है, जो क्या करता है, हमारे देश के अंदर लॉज बनाता है, यानी कि कानून बनाता है। फिर उसके बाद दूसरा आपका आ जाता है कार्यकारी मंडल, ठीक है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं। उसके बाद जो उनका मंत्रिमंडल है वो लोग आ जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, तो हमारे देश में जो भी संसद के द्वारा कानून बनाया गया है उसको क्रियान्वित करने का काम कौन करते हैं, तो कार्यकारी मंडल करते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है प्यारे दोस्तों, न्यायपालिका, है ना। किसी भी कंट्री को अगर आप देखोगे ना, तो वहां पे 3 बॉडीज होती हैं। तो तीसरे नंबर पे आता है आपका न्यायपालिका, जो क्या करता है, जैसे देखो अभी मान लो लोग हैं, है ना, तो इनके बीच में डिस्प्यूट्स भी होंगे, झगड़े भी होंगे, तो वो झगड़े सुलझाने का काम कौन करता है, तो न्यायपालिका करता है। यानी सभी पक्षों को आराम से सुनेंगे, फिर उसके बाद अपना जजमेंट देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का रोल होता है। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग भारत की संसद के बारे में जानेंगे, जिसको हम विधानमंडल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो भारत की जो संसद है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो संसद भवन ये है नई दिल्ली में। यहीं पर क्या किए जाते हैं, हमारे देश के जो भी कानून कायदे हैं वो बनाए जाते हैं। अगर हमें किसी भी संविधान के किसी भी आर्टिकल में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ अमेंडमेंट करने हैं, तो वो भी आप कहाँ से करोगे, यहीं से किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा, ओके, सब लोग यहाँ पे भाग लेते हैं और तब जाके वो जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। तो आइए यहाँ पर हम लोग यही जो हमारा भारत का संसद है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सारे बच्चे अब गौर से देखेंगे, ध्यान से, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अभी देखो ये आपके लिए नया है, लेकिन जानना भी बहुत जरूरी है ना। अब नया है तो आप इससे पीछे भाग नहीं सकते, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए बड़े आनंद के साथ हम लोग आराम आराम से सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भारत की संसद है इसका निर्मित किसके द्वारा हुई है, तो संविधान के द्वारा हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो भारत में संसद किसको कहा जाता है, तो जो हमारा विधानमंडल होता है, जहाँ पे कानून वगैरह हमारे देश के बनाए जाते हैं, उसी को हम लोग संसद कहते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ संसद की, तो संसद में कौन कौन लोगों का समावेश होता है, तो देखिएगा, देखो संसद में ना 2 सदन आते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा राज्यसभा, आओ मैं आपको बना करके बताऊं। देखो यहाँ पर जो हमारा संसद है ना, अच्छे से देखते जाना, सारी चीज समझ में आएंगी। देखो संसद में कौन कौन आता है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप लोकसभा को ले लो, 2 सदन आते हैं, ठीक है। एक तो लोकसभा आ जाएगा और दूसरा आपका क्या आएगा प्यारे दोस्तों, राज्यसभा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसके सदन हो गए। और तीसरे कौन आते हैं, तो तीसरे इसके अंदर आ जाते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए अब इसी बात पे मुझे बताइएगा कि अभी हाल फिलहाल में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। मुझे जरूर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक। मतलब देखो अगर कोई भी कानून बनाना है ना, तो सबसे पहले राज्यसभा से उसको पास होना पड़ेगा, या फिर मतलब पहले पहले देखो चाहो तो इसमें पहले पास हो सकता है, या फिर इसमें चलेगा, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो दोनों सदनों से पास होना चाहिए। देखो ये दोनों आपके क्या होते हैं, सदन होते हैं, ठीक। और ये तो एक राष्ट्रपति जी का पद होता है ना। तो ये तीनों जन जब क्या देंगे, मतलब सहमति दे देंगे, तब जाके जो कानून है वो हमारे देश में लागू हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको यही बात बताना चाहती थी। अब देखो अगर मैं यहाँ पे राष्ट्रपति जी की बात करूँ ना, तो ये संसद के क्या है, अविभाज्य घटक है। अविभाज्य का मतलब क्या हुआ, कि जिनको हम इनसे अलग नहीं कर सकते। यानी देखो जैसे हमने कोई भी बिल लाया ना, तो उस पर राष्ट्रपति के सहमति के बिना, हस्ताक्षर के बिना वो कानून कभी बन ही नहीं सकता। यानी राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जानते हैं राष्ट्रपति को ना सर्वोच्च दर्जा दिया गया है हमारे देश में, यानी सबसे ऊपर कौन है, राष्ट्रपति, ठीक है। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर वही बात है कि जो राष्ट्रपति है ना, वो हमारे संसद के क्या है, अविभाज्य घटक है। लेकिन फिर भी सुनेंगे सब लोग ध्यान से, ये सदन में उपस्थित रहकर सहभागी नहीं हो सकते। यानी कोई इनका जरूरी नहीं है कि इनको ये सदन में उपस्थित होना ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को, ओके। अब मैं आपको ना यहाँ पे कुछ और बातें बताती हूँ लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, ठीक है, एक एक करके। जैसे लोकसभा और राज्यसभा तो हमने देख लिया, लेकिन अब इसके अंदर होता क्या है, कितनी सीटें होती हैं, किस प्रकार से चुनाव होते हैं, ये सारी चीजें चलिए हम फटाफट से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखिएगा बात करेंगे यहाँ पे लोकसभा की।
तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जो लोकसभा है ना, ये क्या है, इसको कहा जाता है कनिष्ठ और प्रथम सदन। ओके, लोकसभा को संसद का कनिष्ठ, कनिष्ठ यानी क्या होता है, निम्न मतलब छोटा, ठीक है। देखो बड़ा भैया कौन है, आओ दिखाऊं आपको, ये है बड़े भैया, ठीक है। ये कौन है भाई, बड़ा, ये है बड़े भैया, और ये है आपके छोटे भैया। इसको हम कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, द्वितीय सदन, ठीक है। क्या कहते हैं, सेकेंड सदन है ये, और ये आपके पहले सदन है, ठीक। फर्स्ट यहाँ पे एसटी आ जाएगा। तो इनको क्या कहा जाता है, लोकसभा को कहते हैं भारतीय संसद का कनिष्ठ और प्रथम सदन कहा जाता है। ओके, लोकसभा संसद का वह सदन है जहां पर प्रतिनिधि जो है वो लोगों द्वारा सीधा चुन करके आते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि लोकसभा के चुनाव है, इस बार लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। और फिर जो जीतता है वो लोकसभा में चुन करके जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं वो सीधे जनता द्वारा चुन करके जाते हैं, हमारे आपके द्वारा। हम जाते हैं ना वोट देने के लिए, जब भी इलेक्शन आता है तो हम जाते हैं वोट देने के लिए, बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। आओ जरा इधर लिख करके भी समझते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पे हम बात कर लेंगे थोड़ा लोकसभा की, ओके जी, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे राज्यसभा की। तो समझते जाइएगा सारी बातों को। देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें ना प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, यानी कि जो जनता है वो वोट डालती है, फिर उनके प्रतिनिधि जो है वो चुन करके जाते हैं, ठीक। अच्छा, और बताओ और आगे क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसीलिए क्योंकि देखो लोग इसको चुन करके भेज रहे ना, इसीलिए इस सदन को क्या कहते हैं, प्रथम सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पे सुनिएगा, जैसे अभी आप सोचेंगे ना कि प्रत्याशियों की जो संख्या है वो कैसे निश्चित की जाती है। तो देखो भौगोलिक चुनाव क्षेत्र पद्धति द्वारा प्रत्याशियों को चुनकर भेजा जाता है, यानी जिस भी स्टेट की जितना ये रहेगा, भौगोलिक और पॉपुलेशनल यानी दोनों चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से जनसंख्या और जो भौगोलिक विस्तार है रहेगा, वहां से उतरे प्रत्याशी जो है वो चुन करके जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई बड़ा स्टेट है तो वहां से ज्यादा लोग चुन करके जाएंगे, क्योंकि निर्वाचित क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो वहां से इलेक्शन में सब लोग पार्ट लेते हैं, बराबर। फिर जब वो लोग चुने जाएंगे तो देखो जहां पे ज्यादा ये है निर्वाचन क्षेत्र, वहां से ज्यादा लोग चुन करके जाएंगे, जहां पे कम है, जो छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन भी कम है, वहां से कम लोग चुन करके जाएंगे। सिंपल सी बात है ना। सब स्टेट के सीट जो है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लोकसभा के जो चुनाव है ना, हर 5 साल पे होते हैं, ठीक है। और ये चुनाव सार्वत्रिक चुनाव के नाम से भी जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे कहेगा कि इस चुनाव को क्या कहते हैं, तो सार्वत्रिक चुनाव भी इसको कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही जो लोकसभा है वो विसर्जित कर दी जाती है, यानी कभी कभी ऐसा कुछ कंडीशन बनता है, स्पेशल कंडीशन, कि उस टाइम पे जो लोकसभा, वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, 5 वर्ष में पुनः आपके इलेक्शंस होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन बन सकती है कि 5 वर्ष से पहले ही जो लोकसभा है वो भंग हो जाए। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फिर से इलेक्शन कमीशन को चुनाव करवाने पड़ते हैं, और उसको हम कहते हैं मध्यावधि चुनाव, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, मध्यावधि चुनाव किसको कहा जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, मध्यावधि चुनाव यानी क्या होता है, जब चुनाव बीच में ही हो जाए, यानी 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही जब चुनाव करवा दिया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, मध्यावधि चुनाव कहते हैं, ठीक है। ये करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आप सोचिए ना, अब लोकसभा भंग हो चुका है, ठीक है, लोकसभा में कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो कौन हमारे देश का कार्यभार संभालेगा, क्योंकि लॉज बनाने की जरूरत, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत तो हमेशा से पड़ती रहती है ना। और जैसे कि हमने देखा था कि लोकसभा से ही जुड़े होते हैं हमारे ये मतलब विधानमंडल से ही जुड़े होते हैं ना कार्यकारी मंडल, क्योंकि हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है, बराबर। तो मान लीजिए अगर लोकसभा है ही नहीं, ओके, तो क्या होगा, ये जो कार्यकारी मंडल है ना वो भी नहीं रह पाएगा। लोकसभा यानी जो आपका संसद है, मान लीजिए संसद ही खत्म हो गया, तो ये जो कार्यकारी मंडल है वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि कार्यकारी मंडल कहाँ से चुन करके आते हैं, वहीं से तो चुन करके आते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को। अच्छा, और कुछ बताओ, और कुछ यहाँ पे देखिएगा, लोकसभा देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सदन है। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, मतलब इसके सदस्य जो हैं इनकी संख्या अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी हो सकती है, 552, 552, ओके। और हमारे देश के सभी सामाजिक घटकों को देखो, जैसे अब यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या तो यहाँ पे 552 बोल दी, लेकिन 552 कैसे चुने जाएंगे, तो सुनो, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे पिछड़ी जाति के लोग हैं, है ना, तो उनको कोई ऊपर उठाने की भी, मतलब उनको भी तो ऊपर लाने की कोशिश करनी चाहिए। देखो हमारे संविधान ने बहुत ध्यान दिया है सभी के डेवलपमेंट का, ओके। जो पिछड़ी जाति के हैं उनको भी आगे लाने के लिए इन्होंने प्रयास किए, संविधान में स्पेशल संशोधन किए गए हैं। क्यों किए गए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ ये पिछड़ी जाति, ठीक है स्टूडेंट।
तो देखिएगा जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा में। ओके, आरक्षण दिया गया है कि इतनी सीटों पे इनका ही चुनाव हो सकता है, बाकी और कोई नहीं आ सकता। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे एंग्लो इंडियन के बारे में। जो एंग्लो इंडियन है ना, अभी ये एंग्लो इंडियन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, एंग्लो इंडियन यानी ये होता है जैसे कि अभी हमारे देश पे देश विदेश से लोग आए थे, आजादी से पहले राज करने के लिए आए थे ना, तो अब जब यहाँ पे आकर के रह रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, हमारे देश के लोगों से, औरतों से शादी भी कर ली। ठीक है, अब उन्होंने शादी कर ली तो उनके जो बच्चे हुए, ठीक, तो अब उनको आप क्या कहोगे, तो उनको हम कहेंगे एंग्लो इंडियन। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनके जो फादर है ना, पिताजी तो होंगे भाई दूसरे देश के, कोई अंग्रेज होंगे, लेकिन माता जी कहाँ की होंगी, ये जो आपकी माता जी हैं वो होंगी हमारी इंडियन का, ठीक है, मतलब इंडिया की। तो इनसे जो बच्चे होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एंग्लो इंडियन कहेंगे। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन समाज को भी प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो क्या करते हैं, 2 सदस्यों को खुद ही मनोनीत करते हैं, यानी खुद ही उनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उसमें से 2 सदस्यों को, ताकि इन लोगों को प्रॉपरली प्रतिनिधित्व मिल सके। ठीक है, सभी समाज के लोगों को तो मिलेगा, लेकिन इन बेचारों को कौन देखेगा, इसीलिए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ही इनको क्या करते हैं, मनोनीत, प्रधानमंत्री नहीं सॉरी, राष्ट्रपति जी खुद ही मनोनीत करते हैं। ठीक है, यानी अपॉइंट करते हैं। चलो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों से एक और बात जो रियलिटी में चल रही है उसका डिस्कशन करना चाहती हूँ। ठीक है, अभी जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया उस हिसाब से तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा कि 2 लोगों को वो अपॉइंट करते हैं एंग्लो इंडियन समाज से। ठीक, लेकिन अगर मैं अभी की करंट की सिचुएशन बताऊं तो अब ये जो एंग्लो इंडियन को स्पेशल आरक्षण दिया गया था ना कि 2 लोगों को हमारे राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते थे, अब ये कैंसिल हो चुका है, यानी अब इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो जानते हो क्या हुआ था, 104 शायद से कोई संविधान संशोधन हुआ था, राइट, जिसमें बोला गया था कि अब मतलब इनको जो स्पेशल वो बुला रहे थे ना, मनोनीत कर रहे थे डायरेक्टली राष्ट्रपति जी, तो उसको कैंसिल कर दिया, इनका रिजर्वेशन हटा दिया गया है। तो ये भी याद, मतलब ये आपको याद नहीं रखना है, एज ए इन्फॉर्मेशन बस आप समझ करके रखो। बाकी अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको यही लिखना है, क्योंकि आपकी किताब में जो दिया गया हमने वही पढ़ा है ना, हम कहाँ जा रहे हैं न्यूज देखने, है कि नहीं, तो इसीलिए आप इसको अभी याद रखना। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो इस प्रकार से सिचुएशन बन चुकी है कि अब इनको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 2019 में किया गया था। चलो, अब हम चलते हैं राज्यसभा के ऊपर। लोकसभा समझ में आ गया क्लियरली, बहुत अच्छे से। आइए नेक्स्ट राज्यसभा जी की चर्चा कर लेते हैं। अब राज्यसभा भी क्या है, यही हमारा भारतीय संसद का ये हमारा दूसरा सदन है, और इसको हम क्या कहते हैं, वरिष्ठ सदन कहते हैं। वरिष्ठ यानी समझो ये बड़ा वाला सदन है। ठीक है, बोला था ना ये बड़ा भाई वो छोटे भाई, आपको पता है उसमें जो जाते हैं ना उनकी आयु वर्ष, मतलब उनकी आयु जो है वो कम रहती है और इनकी ज्यादा रहती है, तो हो सकता है इसीलिए इसको वरिष्ठ कहा जाता हो। ठीक है, तो देखेंगे तो राज्यसभा क्या है, भारतीय संसद का वह सदन है जहां पर प्रत्याशी जो है ना वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। देखो भैया, इसमें हमने आपको क्या बोला था कि वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इनडायरेक्ट वे में। आप सोचेंगे ये इनडायरेक्ट वे क्या है, हमको तो समझ नहीं आया। तो आओ मैं आपको बताऊं। देखो, जैसे लोकसभा के सदस्यों को हमने चुन करके भेजा, हमने उनको वोटिंग दी कि हम ये नेता को वोट करेंगे, ये गए लोकसभा में और जाकर के अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। ठीक है, विधानसभा के भी चुनाव होते हैं, उसमें भी हम लोग भागीदारी करते हैं ना। जैसे हर स्टेट में क्या होता है, विधानसभा होती है, उत्तर प्रदेश में है और भी महाराष्ट्र में भी है विधानसभा। ओके, तो अभी तो पूरा उतना आपको नहीं पढ़ना है विधानसभा, लेकिन आप सुनो। ठीक है, विधानसभा में हम क्या करते हैं, लोगों को चुन करके भेजते हैं, बराबर। तो अब क्या होता है, राज्यसभा का जब चुनाव होता है ना, तो वही लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जिनको हमने, सुनना बड़े ध्यान से, मैं आपको क्या बता रही हूँ, राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो सुनो, हम तो डायरेक्टली नहीं चुनते, लेकिन जिन प्रतिनिधि को हमने चुन करके भेजा है, किसने भेजा है, हम लोगों ने जिनको चुन करके भेजा है वही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों को वोट देते हैं, और फिर वो राज्यसभा में चुन करके जाते हैं। यानी आप समझो इनडायरेक्ट। देखो हुआ क्या हमने ये, अरे भैया कहाँ हो गया, ये हमारे नेताजी, ठीक है, और नेताजी अच्छे नहीं बने, छोड़ो। ऐसे मान लो कि ये नेताजी, राइट, और ये कौन है, हम। तो हमने क्या किया, हमने इनको चुन करके भेजा, अब ये गए अपना काम करने के लिए। फिर क्या हुआ, जब राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे थे, मान लो ये वाले पर्सन खड़े हैं, तो हम डायरेक्टली तो इनको वोट नहीं दे सकते, लेकिन ये इनको वोट देंगे। समझ आ रहा है, यानी इनडायरेक्ट वे में होता है, चैन एक दूसरे से ही जुड़ी हुई है, लेकिन बस अभी हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये लोग खुद ही उसमें से जाकर के उन लोगों का चुनाव होता है, राज्यसभा के लोगों का, और वो चुने जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ स्टूडेंट। देखो, भारतीय राज्यसभा भारतीय संघ राज्य के 29 घटक राज्य और 7 संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, ये जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा, ठीक है,
ये किसका प्रतिनिधित्व करती है, किसकी देखभाल करती है? तो देखिएगा जो हमारे स्टेट्स हैं, कितने हैं स्टेट्स हमारे भारत देश के अंदर, अभी करंट की बात की जाए तो 29 है, 29 है। और संघ शासित प्रदेश आपको पता है ना, जो केंद्र के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसपे केंद्र का शासन होता है, उसको हम संघ शासित कहते हैं। तो 7 जो आपके संघ शासित प्रदेश हैं, वहां का प्रतिनिधित्व कौन करता है भाई? तो वहां का प्रतिनिधित्व जो हमारी राज्यसभा है वही करती है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है कि राज्यसभा में घटक राज्यों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में काम करते हैं, यानी जो घटक राज्य हैं, यानी जो हमारे स्टेट्स हैं, वहां के जो प्रतिनिधि हैं वो राज्यसभा में सदस्य के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ, कुछ और बातें आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, रुकिए, यहाँ पर आ जाइए आप लोग, और ये देखिए, चलिए पढ़ते हैं। अब राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनकी भी जरा हम चर्चा कर लेते हैं। तो राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 250 है, ठीक है। अब इसमें से देखिएगा कैसे कैसे 250 हो रहा है। अभी करंट की बात करोगे तो कुछ और है, लेकिन अभी जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। संविधान के हिसाब से यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई हैं, तो हम लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 है, बराबर। जिसमें से देखिएगा 238 सदस्य, यहाँ पे ऐड कर लेना, जो 238 सदस्य है ना, वो अलग अलग राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं, ठीक है। अलग अलग राज्यों और संघ शासित जो प्रदेश है वहां से ये 230 लोग चुन करके आते हैं। बाकी आप लोगों को पता है, बाकी ये कि जो 12 सदस्य है ना, जैसे कि 238 तो ये हो गया, बाकी के जो 12 सदस्य हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? तो जो हमारे राष्ट्रपति जी है ना, उनको मनोनीत करते हैं, यानी खुद ही बुलाते हैं। ओके, अब कैसे लोगों को बुलाते हैं? ऐसे किसी को भी बुला लेंगे, मुझे बुला लेंगे, आपको बुला लेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है? तो ऐसे होता है कि जो भी लोग ना अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं, जैसे कि साहित्य में हो गया, विज्ञान, कला, क्रीड़ा, कोई खेल में बहुत ज्यादा आगे है, जैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तो वो राज्यसभा में चुन करके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, सबसे आगे नाम उन्हीं का आता है, ठीक है। तो किसी ने साहित्य में, किसी ने विज्ञान में, किसी ने कला में, या फिर किसी ने बड़ा अच्छा सामाजिक कार्य किया हो या फिर उसमें कार्यरत हो, तो ऐसे अनुभवी लोगों को क्या करते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो उनको खुद ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के लोगों को याद रखिएगा, 12 ऐसे लोग होते हैं। बाकी 238 लोग कैसे चुने जाते हैं? तो घटक राज्यों के प्रतिनिधि और जो हमारे संघ शासित प्रदेश है वहां से वो चुन करके आते हैं, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? अब एक और बात सुन लो, इंपॉर्टेंट बात, कि जो राज्यसभा है ना, वहां पे प्रत्येक घटक राज्यों की सदस्य संख्या एक समान नहीं होती है, ठीक है। किसी राज्य से ज्यादा लोग चुन करके आ गए, किसी से कम आ गए, तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। ओके, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है ना, वो अनुपातबद्ध प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। अब ये अनुपातबद्ध क्या है? तो देखो, अभी तो आपको उतना ज्यादा पूरा डिटेल में इसका फॉर्मूला वगैरह नहीं देखना है, लेकिन सुन लो, मैं आपको बता रही हूँ कि ये अनुपातबद्ध लिखने का मतलब क्या हुआ। देखो, जैसे जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है ना, वो कैसे होता है, वो जब मतलब वोटिंग जो दी जाती है ना स्टूडेंट, वो अनुपात में करके निकाला जाता है, ठीक है। अब मैं आपको पूरा फॉर्मूला तो बताने नहीं वाली हूँ, क्योंकि फॉर्मूला आपसे पूछा नहीं जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, अनुपात में, यानी जब भी इनकी वोटिंग दी जाती है, मतलब इनको वोट दिए जाते हैं, तो जो भी इनके वोटिंग की काउंटिंग है ना, आप कैसे इसको लिख करके करते हो? तो ऐसे अनुपात में लिख करके करते हो। अनुपात कैसा होता है? ऐसे होता है ना कि 3:4 ऐसे करके होता है ना, 3:4। तो समझिएगा, अनुपात में ही इनके वोटों का जो कैलकुलेशन है, जो वोटों का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ऐसे ही अनुपात में करके किया जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अनुपातबद्ध तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ी और कुछ बातें कर लेते हैं राज्यसभा के ही बारे में। जैसे जो राज्यसभा के सदस्य हैं, अब वो रिटायर कब होंगे, यहाँ से कब जाएंगे, चलो चुन करके तो आ गए, हमने इनका चुनाव कर लिया, लेकिन अब इनका कार्यकाल क्या होगा ये हम समझ लेते हैं। तो देखो बच्चों, एक बात बताऊं आप लोगों को कि ये जो आपकी राज्यसभा है ना, वो कभी भी एकत्रित रूप से विसर्जित नहीं होती है। जैसे लोकसभा 5 साल के बाद खत्म हो जाती है, फिर नए लोग आते हैं, चुन करके इलेक्शन होते हैं दोबारा से, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है? राज्यसभा में ऐसे होता है कि वो पूरा के पूरा खत्म कभी भी नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, हमेशा से चलता रहता है, ठीक है। और सुनो, तो फिर सदस्य लोग कैसे रिटायर होते हैं ये हम जान लेते हैं। तो देखिएगा, अच्छा, अब ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, कभी भी विसर्जित नहीं होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्थायी सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपसे परीक्षा में पूछे कि बताओ स्थायी सदन क्या है, लोकसभा या फिर राज्यसभा, तो उत्तर आप क्या दोगे?
बोलो बोलो जल्दी से, राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा क्या है, स्थायी सदस्य है, स्थायी सदन है ना। अब देखो यहाँ पे ना किस प्रकार से जो लोग हैं उनको रिटायर किया जाता है, कैसे नए लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाता है, मतलब कैसे नए लोगों में इलेक्शंस होते हैं, सुनेंगे सब लोग ध्यान से। देखो हर 2 साल में, क्या बोला है यहाँ पे कि हर 2 साल में क्या होता है कि 6 वर्ष का जो अपना कार्यकाल पूर्ण मतलब पूरा किए हुए जो व्यक्ति हैं वो क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। लेकिन सारे के सारे नहीं होते, वहां पे 1/3 लोग ही क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे इस संसद में मतलब राज्यसभा में कितने लोग हैं, टोटल 9 लोग हैं। अब इसके 3 हिस्से कर दो, 3 यहाँ पर आएंगे, 3 यहाँ पर आएंगे, 3 यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये 3 पार्ट हमने किए ना, तो 3 में से एक हिस्सा रिटायर हो जाएगा, वो चला जाएगा। जो भी अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं वही लोग जाएंगे, सब लोगों को नहीं भेजना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति अपॉइंट हुआ था, यानी वो राज्यसभा में चुन करके गया था 2020 में, तो अब ये रिटायर कब होगा, 2026 में, यानी कि 6 साल के बाद, ठीक है। तो जिन्होंने भी अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है उसका ये 3 लोग, ठीक है, ये हो जाएंगे रिटायर, और फिर इनकी जगह पे नए लोग चुन करके आते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। यानी हर 2 साल में राज्यसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन याद रखना सारे लोगों को इसमें रिटायर नहीं किया जाता है, बस 1/3 सदस्य को ही रिटायर किया जाता है। उसमें भी क्या कंडीशन है कि जिन्होंने अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो उन्हीं को हम भेजते हैं कि भैया आप जाइए, अब आपका काम यहाँ से समाप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस चलता है, यहाँ तक समझ में आया। और फिर ये देखो चरणबद्ध और निश्चित संख्या में सदस्यों के निवृत्त होने से राज्यसभा, हाँ देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हर 2 साल में एक तो वोटिंग करवा रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं लोगों को, इसीलिए तो जो राज्यसभा है वो निरंतर कार्यरत रहती है, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे राज्यसभा का इलेक्शन लड़ रहा है उसका क्या होना चाहिए, उसका मतलब उसके लिए एबिलिटी क्या होनी चाहिए, हम समझ लेते हैं। तो देखिएगा सबसे पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, और दूसरी उसकी वर्ष ना मतलब उसकी जो आयु है वो 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। लोकसभा में अगर आप देखोगे ना तो आपको वहां पे देखने मिलेगा 25 वर्ष, अभी तो दिया नहीं था लेकिन मैं बता देती हूँ, लोकसभा में 25 वर्ष वाले जो लोग हैं वो चुने जाते हैं, 25 वर्ष पूरा कर लिए हो, और यहाँ पे 30 वर्ष तो पूर्ण होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी कुछ कंडीशंस होती है प्यारे बच्चों जो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं, सांसद कहा जाता है। सांसद अपने चुनाव क्षेत्र के, अब देखो सांसद लोग जो हैं वो करते क्या है, तो उनका जो चुनाव क्षेत्र है अपने चुनाव क्षेत्र के प्रश्न समस्याएं लोकसभा में वो सभी लोग प्रस्तुत करते हैं और फिर उसको हल करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो चुनाव क्षेत्र के विकास कार्य है ना उसके लिए उन लोगों को क्या दी जाती है, मतलब पैसे भी दिए जाते हैं कि ये पैसे हैं, आप जाइए और अपने चुनाव क्षेत्र में विकास करवाइए, ठीक है। रोड नहीं है, नालियाँ ठीक नहीं है तो आप उसको बनवाइए, सब अच्छा सिस्टम कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है राज्यसभा के अंदर। मेरे ख्याल से अब तो आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। ओके चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे संसद के कार्य। अब संसद जो है, संसद के कार्य क्या होते हैं, संसद के कार्य देखेंगे तो सबसे पहला है यहाँ पे विधि निर्माण। विधि निर्माण यानी क्या, अगर किसी कानून का निर्माण करवाना है तो कहाँ से होगा, यहीं से होगा, संसद से ही होगा। अच्छा कैसे होगा, चलिए समझते हैं। पहले हम इसके बारे में यहाँ पे जो लिखा गया है ये थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, लोगों के हितों और कल्याण के लिए संविधान में जो निहित उद्देश्य हैं, उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए संसद को अनेक नए कानूनों का निर्माण करना पड़ता है। यानी देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे विकास के लिए जो भी लक्ष्य तय किए हैं, उनके जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए हमारी जो ये संसद है उसको नए नए कानून बनाने पड़ते हैं। और दूसरी बात, जो कानून काल भाय हो चुके हैं यानी कि जो आउटडेटेड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, उनको खत्म करने का काम भी इसी का होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ कानूनों में परिवर्तन भी किए जाते हैं। जैसे देखिए नए कानून का निर्माण करना, नया कानून बनाया, अगर कोई कानून पसंद नहीं आ रहा, अब पुराना हो चुका है, अब यहाँ पे इसको लागू नहीं करना तो उसको खत्म कर दिया जाता है। किसी कानून में अगर परिवर्तन करने हैं तो वो भी संसद का ही काम होता है ये भी करने का, ठीक है। और क्या होता है, संविधान में ही कानून निर्मित की प्रक्रिया जो है वो स्पष्ट की गई है। जैसे आप सोचेंगे ना कि कानून निर्माण मतलब संसद में ऐसे ही खड़े होकर कोई बोल दे कि ये कानून बनाना है तो बन जाएगा क्या, नहीं ऐसे नहीं होता। पूरा यहाँ पे प्रक्रिया बताई गई है कि किस प्रकार से आप किसी भी कानून को बना सकते हो, ठीक है। उसके अनुसार संसद अपनी प्राथमिक अथवा मुख्य जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, ठीक है। अच्छा और संसद के कार्य बता दो तो मंत्रिमंडल पर नियंत्रण। अब जो मंत्रिमंडल है, कौन है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल यानी वही जो कार्यकारी मंडल में आ रहे हैं, कार्यकारी मंडल में वही तो मंत्री प्रधानमंत्री जी आते हैं और मंत्रिमंडल आते हैं। तो मंत्रिमंडल पे नियंत्रण रखने का काम किसका होता है भाई, ये संसद का ही होता है, ठीक है।
तो संसद द्वारा क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री जी और उनके जो मंत्रिमंडल है उनका निर्माण होता है ना। जब चुनाव होते हैं आप बताइए लोकसभा के, तो उसमें सब लोग चुन करके जाते हैं, फिर वहीं से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। फिर प्रधानमंत्री क्या करते हैं, अपने सहयोगियों में से जो भी नेता लोग रहते हैं उसमें से ही मंत्रियों का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि संसद द्वारा क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है ना। संसद का उस पर क्या रहता है, नियंत्रण रहता है, और नियंत्रण रखने के विविध विकल्प उसके पास उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। संसद को उपेक्षित करके मंत्रिमंडल कार्य नहीं करेगा, यह देखने का दायित्व संसद पर होता है। जैसे कि कोई संसद की अवहेलना कर दे, मतलब संसद ने जो बोला वो बात मानी नहीं, अपने मन से अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब भी देखने का काम किसका होता है, तो वो भी हमारे संसद का ही काम होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। यहाँ तक में आया है ना। तो चलो अब हम चलते हैं यहाँ पे संविधान संशोधन पे, ओके, समझ रहे हो ना। देखो भैया सबसे सिंपल सी बात है, विधि निर्माण, कोई कानून निर्माण करना है, कोई नया कानून बनाना है, या फिर पुराने कानून को रद्द करना है, या फिर तीसरी चीज क्या है कि अगर कानून में कुछ परिवर्तन करने, तो ये सब काम कौन देखेगा, हमारी संसद देखेगी। संसद के अंदर तीनों जन आ जाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जी। फिर मंत्रिमंडल पर नियंत्रण, मंत्रिमंडल अपना ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई नेता इधर उधर कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है ना। अगर किसी में, आप लोग देखते होंगे किसी नेता में थोड़ा सा भी फॉल्ट पाया जाता है ना, तो सबके सब आवाज उठाने लगते हैं, विपक्षी है ना, सारे खड़े हो जाएंगे कि इसने ये किया, इसने ये किया। तो ये सब काम देखने का भी किसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, संसद की होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं और बात करने वाली हूँ, देखिएगा संविधान संशोधन। अब मान लीजिए कि किसी कानून में हमें कुछ सुधार करना है, ठीक है, मतलब संविधान में संशोधन करना है, यानी कोई आर्टिकल पसंद नहीं आ रहा, कोई अनुच्छेद पसंद नहीं आ रहा, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, तो उसको चेंज करवाना है, तो कैसे करेंगे, तो ये भी काम हम संसद के द्वारा ही करवाएंगे। यानी सबसे पहले जानते हो क्या होता है, पूरा एक प्रोसेस चलता है, ठीक है। अगर किसी में मान लीजिए नया कानून बनाना है, तो अब उसका पूरा एक ड्राफ्ट बनाएंगे कि क्या क्या चाहिए, मतलब क्या क्या चीजें उसके अंदर लागू करनी है, वो ड्राफ्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारे दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें से किसी एक सदन में उसको पेश किया जाएगा, वहां पे जाकर के रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ये लो भैया, इसमें हम ये सारे चेंजेस करना चाहते हैं। जिसने भी वो जो भी उससे संबंधित नेता है वो जाएगा, जाकर के खड़े होकर पूरा अपना जो भी मांग है वो जाकर के बताएगा। फिर अगर वो सदन से, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा के लोगों ने अगर उसको सपोर्ट कर दिया, प्रॉपरली वहां पे वोटिंग दे दी, पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो अगर वहां पे वोटिंग दे दी तो क्या होगा, अब वो बिल आपका जाएगा, ये लोकसभा था ना, तो अब राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा से भी समझ लीजिए कि सारे सदस्यों ने हामी भर दी कि हाँ भैया हाँ ये बात तो ठीक है, विपक्षी के भी और जो पक्षी वाले नेता सब लोगों ने क्या कर दिया, ये हामी भर दी। तो अब ये फाइनली जो बिल है ना वो किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति जी को क्या करना है, उसके ऊपर साइन करना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी ने अगर उसके ऊपर साइन कर दिया, तब आपका वो कानून बन जाएगा और फिर पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो ये बात होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो संविधान संशोधन का काम भी किसका होता है, इसी का काम होता है। तो आइए जरा हम इसके बारे में भी चर्चा करें। तो भारत के संविधान में कुछ परिवर्तन करने हो तो संसद उस संदर्भ में निर्णय लेती है। संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहता है। संसद उसकी आवश्यकता पर चर्चा करके इस प्रस्ताव को स्वीकार या फिर अस्वीकार किया जाए, इसका निर्णय लेती है। समझ में आया। भारत के संविधान में संशोधन करने की निम्न पद्धतियां हैं। कौन कौन सी पद्धतियां हैं, अगर आप देखोगे तो 3 पद्धतियां आप लोगों के सामने आएगी। तीनों को हमें पूरा डिटेल में तो पढ़ना नहीं है, बस आपको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ होता क्या है। क्योंकि एक बात बताओ, ये जो पॉलिटी है ना, इसको पॉलिटी कहते हैं, ठीक है। पॉलिटी तो आप लोग पढ़ रहे हो, तो अगर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ने जाओगे, मतलब पूरी एक मोटी किताब आती है पॉलिटी की, पूरा आपको एक लाइन वहां से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमें उतना ज्यादा, मतलब हम इसे पॉलिटी में पीएचडी तो कर नहीं रहे, जितना आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया बस उतना ही समझेंगे। इससे आगे वाली जो चीजें हैं वो आप बाद में सीखोगे। 11th-12th का जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो वहां पे बहुत अच्छे से सारी चीजें आप समझ जाओगे, ठीक है। तो बस इसमें होता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सुनो, पहली बात, किस प्रकार से संविधान संशोधन होता है, इसकी 3 पद्धतियां हैं। पहली, भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान जो है वो संसद के सामान्य बहुमत से ही अदल बदल जाते हैं, यानी उसके लिए ज्यादा हमें माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। सीधा सीधा उसके सामने ला दो, कोई संशोधन करना है तो सीधा सीधा आप सदन में ला दोगे, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। तो वहां पर अगर जो भी लोग प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर उनमें से आधे लोग ने भी अगर वोटिंग करी ना, कितने लोग, आधे लोग, जैसे मान लीजिए कि 100 लोग प्रेजेंट है, ठीक है, तो 100 में से अगर 51
सुनिएगा, 100 में से अगर 51 लोगों ने हामी भर दी कि हाँ भैया ये बात ठीक मतलब ये बात सब कुछ ठीक है, तो वो बिल वहां से पास हो जाएगा। सिमिलरली वो राज्यसभा में भी ऐसे ही होगा। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी फाइनली सिग्नेचर कर देंगे और संविधान में संशोधन हो जाएगा। तो पहला तो तरीका ये है, ठीक है। लेकिन जानते हो हर मामले पे ऐसा नहीं है, कुछ ही मामले ऐसे हैं जहां पर ये वाला तरीका अपनाया जाता है। कोई ऐसा नॉर्मल वाली चीज रहती है ना, सामान्य बिल, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ जिससे बहुत ज्यादा परिवर्तन ना आते हो, ठीक है, तो ऐसे बिल जो है वो ऐसे आसानी से पास हो जाते हैं, उसके लिए ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। अब दूसरा देखिएगा कि कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जिनके लिए विशेष रूप से वोट बहुमत चाहिए होता है। जैसे कि जो सदन में लोग प्रेजेंट है ना, उसमें से 2/3 सदस्य तो वोटिंग करने ही चाहिए। इसमें देखो आधा दे रहे थे, बात खत्म हो जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, 2/3। और इसमें भी एक और चीज जरा ऐड कर लेना, यहाँ पे दिया नहीं है पर मैं आपको ऐड करके बता देती हूँ। तो वो जो आपका सदन रहेगा ना, उसमें जितने भी सदस्य हैं उसका आधा हिस्सा तो वोटिंग करना ही चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, मान लो कि यहाँ पे 500 सदस्य हैं किसी भी सदन में, ठीक है, तो अब इसका आधा कितना होगा, 250 होगा। तो 250 से एक आगे चले जाओ, तभी तो बहुमत साबित हो पाएगी ना। तो 251 लोग होने चाहिए कुल मिलाकर के, यानी वहां पे सदन के अंदर जितने लोग प्रेजेंट है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, तो उसका पहली बात तो 2/3 होना चाहिए। जैसे 9 लोग हैं ना, तो उसमें से 6 लोग तो फेवर में होने ही चाहिए, 3 लोग ना रहे तो भी चलेगा, ठीक है। और वो आधा भी होना चाहिए उसका, ओके, मतलब वो सदन में जितने भी सदस्य हैं उसका आधा होना चाहिए और 2/3, यानी दोनों नियम यहाँ पे लागू होते हैं। आप बोलेंगे ये तो दिया नहीं है, तो ये मैंने आपको बस इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। बाकी आपको यही बात ध्यान में रखना है कि जो भी सदन है वहां पे 2/3 लोग, जो भी लोग प्रेजेंट है उसमें से 2/3 लोग तो वहां पे वोटिंग करने ही चाहिए, तब जाके उस प्रावधान उस संविधान मतलब उस चीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, तो देखो तीसरे कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो इतनी आसानी से नहीं होते। चलो ये भी तो काफी हद तक ठीक ही था, लेकिन अब इसकी बात करोगे ना तो अब ये इतना आसान नहीं है। तो क्या करना पड़ता है, देखो विशेष बहुमत इसके लिए चाहिए होता है और आधे घटक राज्यों की मान्यताओं से बदल दिए जाते हैं। पहली बात तो विशेष बहुमत चाहिए होगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा बहुमत मिलना चाहिए सदन के अंदर। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारे घटक राज्य हैं, यानी कि जो हमारे स्टेट्स हैं ना, वो भी अपनी स्वीकृति देने चाहिए। और कितने, आधे से आधे घटक, मतलब हमारे 29 स्टेट्स है ना, अब इसका आधा निकाल लो। अगर आधे घटक राज्य स्वीकृति देंगे तभी जाके वो जो बिल है वो मतलब उसमें संविधान में हमारा संशोधन हो पाएगा, ठीक है। तो अलग अलग विषय हैं, ठीक है, कोई आसान सा रहेगा विषय तो उसके ऊपर तो सिंपल से ही हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा विशेष है तो उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है 2/3 वाला। और अगर कोई और भी ज्यादा विशेष है तो ऐसी कंडीशन में भैया उसको बहुमत भी चाहिए और आधे घटक राज्य उसको हामी भी भरने चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ आया। तो ये है आपका संविधान संशोधन। अब चलो यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की। ओके, लोकसभा के अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, कौन होते हैं, कोई भी लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है क्या, आइए जरा हम समझते हैं। तो देखिएगा, लोकसभा के चुनाव के बाद पहली सभा में, देखो अब लोकसभा का चुनाव हो गया है ना, अब पहली सभा बैठे हुए हैं, बराबर, अब कोई अध्यक्ष तो है नहीं, तो क्या करेंगे, कोई मेन तो होना चाहिए। अब लोकसभा में क्या करवाना है, डिस्कशन करवाना है, वाद विवाद कराना है। वाद विवाद करने का मतलब वही डिस्कशन कराना है ना। तो कोई तो एक मेन होना चाहिए, मेन लीडर तो होना चाहिए। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने में से ही किसी को एक अध्यक्ष बना देते हैं कि भैया आप अध्यक्ष बन जाइए और हमारे मतलब हमारी बात को सुनिएगा और उसके ऊपर आप सबके ऊपर नियंत्रण रखिएगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस अपने में से ही अध्यक्ष की नियुक्ति कर लेते हैं और एक सदस्य क्या होता है, उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले एक अध्यक्ष चुने जाते हैं, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं, ठीक है। जैसे होते हैं ना हमारे, कौन होते हैं, राष्ट्रपति, उसके नीचे उपराष्ट्रपति, सेम चीज यहाँ पर भी है, अध्यक्ष रहेंगे उपाध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कभी अध्यक्ष ना रहे तो ये देखेंगे ना उनका कार्यभार। तो लोकसभा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में क्या होता है, लोकसभा की जो कार्यवाही है वो चलती है, ठीक है। लोकसभा भारतीय जनता का और लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अब यहाँ से समझना, ये जो लोकसभा है ये भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, जबकि ये जो अध्यक्ष साहब हैं जिनको अभी अभी चुन करके भेजा गया है, तो ये लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी लोकसभा में सारे काम ठीक से सारे मेंबर्स बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखें, ठीक है। तो ये सब का ध्यान रखने का काम किसका होता है, अध्यक्ष का। तो अध्यक्ष जी जो है वो लोकसभा को देख रहे हैं, जबकि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो भारतीय जनता को मतलब देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ और बातें बताती हूँ आपको इनके बारे में। तो कहाँ पर है, देखो अध्यक्ष के पद पर चयन होने के बाद अध्यक्ष को क्या करना होता है, निष्पक्ष रूप से
सदन में कार्यवाही चलानी पड़ती है। अब ऐसा नहीं कि ये जिस पार्टी के हैं उसी पार्टी के बस नेता को बोलने दे रहे हैं और ये जो अपोजिशन पार्टी वाला है बेचारा उसको कुछ बोलने ही नहीं दे रहे, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको अध्यक्ष बनाया गया है तो आपको अनबायस तरीके से रहना है, यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है कि हमारी पार्टी के भैया तुम बोलो है, तुम शांत रहो, तुम तो हमारी पार्टी के नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात है कि उनको क्या करना होता है, निष्पक्ष रूप से सदन में कार्यवाही करनी पड़ती है, राइट। और लोकसभा के सदस्यों को लोक प्रतिनिधि के रूप में कुछ अधिकार और विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। जो उनके सदस्य होते हैं लोकसभा के, उसको हम लोकसभा के सदस्यों को क्या करते हैं, कुछ अधिकार और विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। अध्यक्ष द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। ठीक है, अध्यक्ष को संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाना। देखो अब अध्यक्ष जी का क्या क्या काम होता है, मेन काम यहाँ से आ गया कि जो संसद की कार्यवाही है वो अच्छे से चले, संसद की गरिमा बनाए रखे। अब ये नहीं कि संसद में खड़े होकर कुछ भी बोले जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कुछ अपनी लिमिट से जाकर के कुछ अलग ही दुनिया में चले गए और कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में अध्यक्ष साहब को नियंत्रण तो रखना पड़ेगा। कहेंगे ना भैया बैठ जाओ अब तुम्हारा हो गया, ठीक है, ऐसे तो कहेंगे ना, तो वही गरिमा बना के रखनी पड़ती है और कार्यवाही विषयक नियमों का अर्थ स्पष्ट करके उसे चलाना आदि कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये काम होता है लोकसभा के अध्यक्ष जी का। कैसे चुने जाते हैं मैंने आपको बता दिया, इनके काम क्या क्या होते हैं ये भी बता दिया। ये क्या करते हैं, लोकसभा के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। ठीक, अब चलो यहाँ पे जो राज्यसभा है उनकी हम बात कर लेते हैं। तो जो राज्यसभा का पूरा कार्य है वो अध्यक्ष के नियंत्रण में चलता है। जैसे लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो लोकसभा के कार्यभार देख रहे थे, वैसे ही सेम चीज यहाँ पर भी है। अब एक और बात सुनना, इसमें एक और चीज शामिल हो गई है, नई चीज देखिएगा। जो भारत के उपराष्ट्रपति है ना, जैसे इसमें हमने क्या किया था, खुद ही अपने में से एक अध्यक्ष चुन लिया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसे होता है, ऐसे होता है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, एक तो राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो जो भारत के उपराष्ट्रपति है ना वही हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। तो याद रखिएगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ, तो यही हुआ, इनको बनाया गया है भैया उपराष्ट्रपति, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने की वजह से ये राज्यसभा के अध्यक्ष भी बन गए, यानी दो दो रोल निभा रहे हैं। हमने बनाया था इनको बस ये, लेकिन बन गए ये भी। जैसे सुनो ना, आपको बस बनाया गया था आपका मम्मी का बेटा, ठीक है, लेकिन आप अपने पापा के भी बेटे बन गए। या फिर आप ऐसे समझिए, क्या समझोगे कि देखो आप अपनी मम्मी के बेटे भी हो, आप अपने छोटे भाई के या फिर बड़े भाई के भाई भी हो, है ना, हो कि नहीं। तो यहाँ पे दो दो रूल, यानी अगर देखा जाए तो बस मम्मी के बेटे थे बराबर, लेकिन उसके साथ साथ आपको दूसरे भी तो किरदार मिल गए ना। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि ये जो उपराष्ट्रपति जी हैं, है ना, वो राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के अध्यक्ष को भी सदन में क्या क्या करना पड़ता है, वही जो लोकसभा के अध्यक्ष का काम था। संविधान जो हमारा राज्यसभा है उसमें अनुशासन बनाए रखें, चर्चा का आयोजन करें, सदस्यों को बोलने का अवसर देना, है ना, ये सबसे बड़ी बात यही है। तो ये सारे काम किसको करने पड़ते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष को करने पड़ते हैं। ठीक, चलो यहाँ तक समझ आ गया। आगे चलते हैं, अब हम जानेंगे कि संसद जो है वो कानून कैसे बनाती है ना। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो देखो इसके लिए कई सारे पठन आयोजित किए जाते हैं, प्रथम पठन, द्वितीय पठन, और फिर होता है ये तृतीय पठन, और उसके बाद जो है कोई भी बिल जो है वो हमारा कानून का रूप ले लेता है। तो आइए जरा हम इसको समझ लेते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, कानून बनाने की प्रक्रिया, पहली बात तो ये है कि संसद के बाद कानून बनाने की प्रक्रिया है, और देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा जटिल भी नहीं है और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, यानी ये मिडिल में है, मॉडरेट है। ठीक है, यानी कानून हम बना सकते हैं, किसी कानून में संशोधन करना है वो भी हम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है कि आप कर ही नहीं पाओगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्या करना होता है। देखो सबसे पहली बात तो ना इसका पूरा प्रारूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ड्राफ्ट, कि हमें उस बिल के अंदर क्या क्या शामिल करना है। यहाँ से आप लोगों ने पूरा एक ऐसे करके पूरा बिल बना दिया। ठीक, अब क्या होगा, जो जिन्होंने बिल बनाया है उससे संबंधित जो व्यक्ति रहेंगे, जो भी मंत्री रहेंगे, वो जाएंगे संविधान संसद में, और फिर क्या करेंगे, देखिए संबंधित विभाग का मंत्री अथवा संसद सदस्य, जो भी संसद का सदस्य है, वो विधेयक यानी वही जो कानून है उसको ले जाकर के वहां पे प्रस्तुत करेगा सबके सामने, फिर उसको जाकर के एक्सप्लेन करेगा, बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या है, लो भैया देखो, और फिर इसे ही हम क्या कहते हैं, विधेयक का प्रथम पठन कहते हैं। यानी जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, विधेयक का प्रथम पठन कहा जाता है। ठीक है, याद रखोगे, प्रथम पठन में क्या करते हैं, वही जाकर के सबको दिखाते हैं, लो भैया देखो हमने ये चीजें की मांग की है, ऐसा कानून हमारे देश में बनना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब द्वितीय पठन में क्या होता है, तो द्वितीय पठन में ये होगा कि अब देखो
ये जो आपका द्वितीय पठन है ना, इसके भी 2 चरण हो जाते हैं। पहले चरण में हम क्या करते हैं, देखिएगा कि विधेयक के जो उद्देश्य होते हैं उस पर चर्चा की जाती है कि इसके उद्देश्य क्या है ना। कोई भी अगर आप काम करने जा रहे हो, जैसे अब मैं आपको बताऊं, देखो वैज्ञानिकों ने मोबाइल बनाया तो ऐसे ही बिना मतलब का मोबाइल बना दिया क्या? नहीं, पहले इसके पीछे ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा कि हाँ मोबाइल बनाएंगे तो लोगों को आसानी से बात कर सकेंगे, इसमें वीडियोस वगैरह देख सकेंगे, ऐसा सोचा होगा ना, तब जाके उन्होंने ये मोबाइल का इन्वेंशन किया। समझ आ रहा है? वैसे ही कोई भी कानून बनाया जा रहा है तो उसके मतलब पता होना चाहिए ना कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन जो एम है वो क्या है, तभी तो ये कानून का फायदा है। वरना ऐसे ही टाइम पास के लिए कानून थोड़े ना बना रहे। तो क्या करेंगे, उसके जो उद्देश्य होते हैं उसके ऊपर चर्चा होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, संसद के सदस्य विधेयक के बारे में अपना अपना मत रखते हैं। ठीक है, कहेंगे सारे जो सदस्य हैं, अभी उसके ऊपर चर्चा हो रही है कि इसके उद्देश्य क्या क्या है। अब जो सारे सदस्य हैं वो बताएंगे ना, अपना अपना मत व्यक्त करेंगे। अच्छा इसमें ये कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा ये सुधार कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, ऐसा तो सारे लोग बोलेंगे ही। ठीक, तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद विधेयक के समर्थक विधेयक का समर्थन करते हुए अपना मत व्यक्त करते हैं, तो उसका विरोध करने वाले विधेयक में जो कमियां और दोष हैं उन्हें स्पष्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो आप कोई भी काम करने जा रहे हो, अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग आपको मतलब आपका विरोध ना करें। कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो कुछ लोग विरोध करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, आप कुछ कानून पास करवाना चाहते हो, लेकिन सदन में क्या होता है कि कुछ तो आपके फेवर में होते, कुछ नहीं होते। तो जो सपोर्ट में रहेंगे वो अपना मत व्यक्त करेंगे, सारी अच्छी अच्छी चीजें गिनाएंगे कि इसमें ये फायदा है, इसमें ये फायदा है, इसमें वो फायदा है, ये सारी चीजें। ठीक है, और जो इसके फेवर में नहीं है, जो चाहते नहीं कि ये कानून बने, तो वो उसके दोष गिनाएंगे, अरे ऐसा कर दिया तो ऐसे हो जाएगा, कितने लोगों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे वो लोग बोलेंगे ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कमी देखने वाले हैं कमी दिखाएंगे, जो अच्छी चीजें देखने वाले हैं वो उसकी अच्छी चीजें गिनाएंगे। राइट, सदन में विधेयक पर चर्चा होने के पश्चात क्या होगा, अब देखो चर्चा तो हो गई, लेकिन फिर भी हम क्या देख रहे हैं, अभी भी डिस्प्यूट्स निर्माण ही है। वो कहते हैं अच्छा है, दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं आना चाहिए, वो लोग कहते हैं आना चाहिए, ये लोग कहते हैं नहीं आना चाहिए। अब क्या हो, है ना, अब कौन सा डिसीजन लिया जाए। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में एक और बात पे विचार किया जाता है। ठीक है ना, ये मान रहे ना वो मान रहे, है ना, दोनों इक्वली हैं, तो फिर एक कमिटी रहती है जिसको क्या किया जाता है, वो जो बिल है ना वो सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसकी समीक्षा कीजिए। वो जो कमिटी है, जो कमिटी बोलते हैं ना, समिति, ठीक है, तो वो समिति को उस समिति को वो कानून जो बिल है उसको दे दिया जाता है कि भैया लो आप देखो, इसमें कुछ गलत चीज रहे तो हमें बताओ, क्या क्या इसमें सुधार करने हैं वो चीज आप बताओ। तो उस कमिटी को दे दिया जाता है ना, आवश्यकता महसूस होने पर। यानी देखो कोई बिल अगर आसानी से सारे लोग उसके सपोर्ट में है तब तो वो कमिटी की कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर विरोध भी है बराबर का और हामी भी भर रहे हो बराबर के लोग, तो ऐसे कंडीशन में समिति को तो सौंपना पड़ेगा ही, है ना, बीच वाला रास्ता तो निकालेंगे ना, वरना फिर ये लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे। ठीक, तो फिर क्या किया जाता है, वो जो कमिटी रहेगी समिति, उसको भेज दिया जाता है। अब समिति जो है वो उसका पूरा अच्छे से शुरू से लेकर के लास्ट तक अच्छे से उसका निरीक्षण करते हैं और लास्ट में फिर बताते हैं कि उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या संशोधन करने चाहिए, वो सारी चीजें बताते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये पहला चरण है, किसका, द्वितीय पठन का पहला चरण। तो पहले चरण में ये सारी चीजें होती है। फिर उसके बाद आपका द्वितीय पठन के दूसरे चरण में क्या होता है, तो ये होता है कि इस चरण में विधेयक की धाराओं पर चर्चा होती है। विधेयक में जो भी धाराएं हैं, ओके, उसके ऊपर चर्चा होगी और सदस्य कुछ संशोधन सुझा सकते हैं। तत्पश्चात उस पर सदन में मतदान लिया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अब चलो वो कमिटी ने दे भी दिया, ठीक है बिल को, अब क्या होगा, अब फिर से वहां पे चर्चा होगी, इसके जो धाराएं हैं, कौन कौन सी धारा इसके अंदर है ना, कौन कौन से सेक्शंस हैं, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी और सदस्य जो हैं वहां के कुछ और अपने तरफ से उसमें ऐड करा सकते हैं। अपने जो सदस्य मतलब अपने जो मत हैं वो यहाँ पर बोल सकते हैं, सुझा सकते हैं। ठीक है, कुछ संशोधन जो है वो सदस्य लोग सुझा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा ये सदन है वहां पे फिर मतदान किया जाता है। ठीक है, मतदान मतलब आप समझते हो ना, यानी वोटिंग की जाती है कि अब आओ भैया वोट करने की बारी आ गई। चर्चा हमने कर ली, सब कुछ अच्छे से समझ लिया, कमेटी को भी दिया, कमेटी ने भी उसको वापस कर दिया, क्या क्या चेंजेस करने थे हमने सब कुछ कर दिया कानून के अंदर। अब बताओ, अब चलो आप लोग वोटिंग दो कि बताओ कितने लोग इसके फेवर में है। अभी तो बस चर्चा चल रही थी, है ना, अभी बस वो लोग बोल रहे थे, लेकिन अब एक्चुअली में वोट करने की बारी आ गई। अब क्या करेंगे, इसको वोट प्रोवाइड करेंगे, मतलब वोट देंगे। वोट देने के बाद क्या होता है, अब आपका तृतीय पठन जो है वो चालू हो जाता है। तृतीय पठन में क्या करते हैं देखिएगा,
तो तृतीय पठन के समय विधेयक पर फिर से संक्षेप में चर्चा की जाती है। देखो इतनी जल्दी नहीं होता है ना, मतदान भी करा लिया, अब उसके बाद तृतीय पठन में फिर से उसके ऊपर चर्चा होगी। ठीक है, विधेयक के मंजूरी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है और विधेयक को आवश्यक बहुमत से मंजूरी मिलने पर सदन द्वारा विधेयक पारित हुआ ऐसा माना जाता है। यानी कि देखो वोटिंग तो हमने करवा ली, अब उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा करके देखो विधेयक के मंजूरी पर मतदान लिया जाता है और विधेयक को आवश्यक बहुमत यानी जितना बहुमत चाहिए था उसको पास होने के लिए मिल जाने के बाद हम क्या करते हैं कि हम ऐसा मान लेते हैं कि संसद ने इस बिल को क्या कर दिया है, पास कर दिया है। ठीक है, संसद नहीं सॉरी सदन, क्योंकि अभी तो वो एक मान लीजिए लोकसभा में है तो राज्यसभा में भी तो जाएगा ना, और राज्यसभा में फिर से यही पूरा प्रोसेस चलेगा, प्रथम पठन, द्वितीय पठन, तृतीय पठन, द्वितीय पठन में भी 2 चरण, तो ऐसे करके होंगे। ठीक है, तो आगे चला मैं आगे आपको बताऊं तो संसद का जो दूसरा सदन है उसमें भी यही सारी चीजें होंगी और फिर उसके बाद जब पूरी वहां से भी जब मंजूरी मिल जाएगी, लोकसभा से भी मंजूरी मिल गई, राज्यसभा से भी मिल गई, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो वो जो हमारा पूरा चिट्ठा है, वो जो बिल है वो हम भेज देंगे अब राष्ट्रपति जी के पास और राष्ट्रपति जी वहां पे मतलब राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस विधेयक पे कर देंगे अपना हस्ताक्षर, साइन कर देंगे। ठीक, और उसके बाद बस बात खत्म, आपका जो कानून है वो हमारे देश में लागू हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब बच्चों एक और बात आपको जानना है, यहाँ तक समझ में आया ना कि कानून जो है हमारे देश में कैसे बनाया जाता है। कोई भी कानून इतनी आसानी से बनता नहीं है और बहुत ज्यादा ये हार्ड भी नहीं है। देखो बहुमत मिली तो बन गया ना कानून। अब सुनो, कभी कभी क्या होता है ना, जानते हैं आप लोग कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं। देखो एक बिल जो है ना वो लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन ये जो राज्यसभा वाले हैं हम तो नहीं पास करेंगे, हम नहीं मानते इसको, यानी वो अपनी जिद पे अकड़े हुए हैं कि हम नहीं मानेंगे। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में क्या चल रहा है, खुद ही अपने में ही झगड़ा किए जा रहे हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में एक बात हो सकती है कि जो राष्ट्रपति जी हैं अब आएंगे और फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं जिसमें तीनों लोग सम्मिलित होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, राज्यसभा के लोग भी होंगे और लोकसभा के लोग भी होंगे, राष्ट्रपति जी भी होंगे, है ना। फिर वहां पे पूछताछ चलेगी कि बताइए क्या प्रॉब्लम है, फिर वहां पे वोटिंग करेंगे। ठीक है, चर्चा वगैरह होगी और फिर वहां पे वोटिंग करेंगे, तब जाके वो कानून बनाया जाएगा। यानी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए जैसे राज्यसभा में वो बिल पास हो गया लेकिन लोकसभा वाले पास नहीं कर रहे, या फिर लोकसभा से हो गया राज्यसभा वाले नहीं कर रहे, तो अब 2 बच्चे जब आपस में लड़ेंगे तो आना पड़ेगा ना पिताजी को। ऐसे होता है ना, 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं तो अब कौन आता है झगड़ा सुलझाने, या तो मम्मी आती है या फिर पापा आते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी, दोनों भाई है, दोनों सदन है ना, तो दोनों आपस में लड़ रहे, छोटा भाई बड़ा भाई। अब ऐसे में कौन आएगा, तो अब ऐसे में आएंगे हमारे पिताजी। पिताजी कौन, राष्ट्रपति जी, और संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे दोनों जन का और फिर वहां पे चर्चा की जाएगी और उसके बाद ये बिल को पास किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस चलता है। आई होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अच्छा ये भी जानकारी ले लो कि प्रतिवर्ष फरवरी माह में वित्त मंत्री लोकसभा में क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, बजट प्रस्तुत करते हैं, याद रखना। और फिर राज्यों के विधान मंडलों में भी कानून बनाते समय संसद की तरह पद्धति स्वीकार की जाती है। समझ में आया, विधानमंडल क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे जब राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, शायद से 5th चैप्टर है आपका, तो वहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे हम देख रहे हैं ना यहाँ पे जो विधानमंडल है जिसके अंदर आ रहा है हमारा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी, है ना, ये तीनों मिलकर के कानून बना रहे हैं। तो ये पूरे देश के लिए बनाते हैं, पूरा केंद्र के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो राज्यों के लिए भी तो कानून बनाते हैं ना, कौन बनाता है, राज्य सरकार। लेकिन कैसे, तो यहाँ से विधानमंडल से वो कानून बनता है। इसमें भी विधानमंडल होता है, विधान परिषद होता है और तीसरा हमारे कौन होते हैं, राज्यपाल जी होते हैं। जैसे वहां पे राष्ट्रपति होते थे, इसमें राज्यपाल जी होते हैं। वो हम देखेंगे आगे, अभी चिंता मत करो, बस ये इन्फॉर्मेशन दे दिया, देख लिया हमने। तो यहाँ पर आपका ये जो पार्ट है प्यारे दोस्तों ये होता है समाप्त। मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए अपना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलो सभी को नमस्ते।